नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीमा और आज तक डिजिटल पर एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात हो रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ सोच समझ कर करें, खास तौर से एक जो नया वायरस प्रीडोमिनेंट है, उसे लेकर के इन्फ्लुएंजा AH3N2 दैट्स अ सबटाइप ऑफ वायरस। इसे लेकर के जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू की तरह है। उसे एंटीबायोटिक्स खासतौर से अजीथ्रोमाइसिन को, एमॉक्सिलिन को जिसे ऑगमेंटिन के नाम से भी लोग जानते हैं, उसे इस्तेमाल करने से मना किया है या फिर बहुत सावधान रहने के लिए कहा है। बहुत सारे लोग हमारे देश में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर से बिना पूछे भी कर देते हैं। अज़ीथ्रोमाइसिन खास तौर से उन्हें एक बहुत ही सेफ ड्रग लगता है, गला खराब है, गले दर्द के साथ फीवर है तो इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये क्यों नहीं करना चाहिए? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है और डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं, दरअसल चेयरमैन IMA AMR स्टैंडिंग कमेटी, जिन्होंने ये बात कही है। डॉक्टर सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को। जी, तो डॉक्टर सैनी, ये बहुत अहम बात जो कही है आपने IMA की तरफ से, सबसे पहले लोग ये जानना चाहेंगे कि जो अब तक एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये उनका सवाल है कि अब तुरंत वो क्या करें? क्या वो बीच में रोक दें एंटीबायोटिक्स? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि एंटीबायोटिक नहीं खाना। हमने कहा कि एंटीबायोटिक जहां जरूरत हो वहां खानी चाहिए। और अभी जो अमूमन आपने बिल्कुल सही कहा, लोग केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं कि शायद ये उनको जुकाम खांसी हुआ है क्योंकि उनके किसी परिवार में किसी को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। या उनको एक दिमाग में बैठ गया कि यदि कोई पेट में दर्द हुआ है तो एक नॉर्फ्लॉक्स की गोली ये खानी है, जो कि एक उनको मालूम नहीं कि एंटीबायोटिक है। आप ऐसी दवाइयां जब खाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि एंटीबायोटिक आपके पास एक तरह से एक मिसाइल है, मिसाइल अटैक है। आप जैसे किसी भी दुश्मन को मारने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मिसाइल यदि गलत हिट होती है तो वो नुकसान भी पहुंचाती है। इसी तरीके से यह पिछले कई वर्षों से एंटीबायोटिक का हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में एक बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल होने की वजह से लोगों ने अपने आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से पहले था कि हमारे पास जब एक एंटीबायोटिक आती थी तो 10 एंटीबायोटिक हमारे पास दूसरी और मौजूद होती थी। लेकिन पिछले 20-22 सालों से हमारे पास कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई है मार्केट में, वही पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं। और यदि इन पुरानी एंटीबायोटिक्स से जिन बैक्टीरिया को जिनको हमें मारना है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास नई एंटीबायोटिक है नहीं, तो हम कैसे, जब जरूरत पड़ेगी तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने कहा कि उसका सोच समझ के इस्तेमाल होना चाहिए। जहां पर जरूरत है वहीं इस्तेमाल हो, यदि जरूरत नहीं है उसका इस्तेमाल होगा तो जैसे एक मिसाइल बिना अटैक, बिना किसी एम के द्वारा यदि जाती है तो कहीं ना कहीं और हिट करती है और नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह से यह नुकसान होगा। एक और बिल्कुल लोगों को ठीक है। समझना पड़ेगा कि हम्म। 90% जो हमारी बीमारियां, जो आपने बिल्कुल सही कहा, वायरल होती है। अब जो वायरल बीमारियां ये आप नहीं पहचान सकते, ये डॉक्टर ही पहचानेगा। लेकिन क्या होता है, अमूमन या तो केमिस्ट या हमारे अपने मरीज जो है पुराना अनुभव से वो खाने लगते हैं कि ये एंटीबायोटिक उस बीमारी में दी गई थी तो मैं इसमें भी यही खा लेता हूँ। तो वो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर का, उनको भी रेजिस्टेंट डेवलप मार देती है। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं और बुरे बैक्टीरिया वो हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं, जिससे कि आपको वायरल के साथ साथ एक तरह से अलग से आपको बीमारी हो जाती है जो बैक्टीरियल भी है। बिल्कुल। ये बहुत ही एक अहम बात आपने बोली है डॉक्टर सैनी, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम हालात देखें, एक हमारे देश में जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं या फिर जितनी तरह के मौसम हैं, और अक्सर ये कहा गया है कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो मौसम का बदलना होता है। और हमारे यहाँ कई ऋतुएँ हैं, मौसम तेज़ी से बदलते हैं, और ऐसे में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो हम ये माने कि पूरा साल ही लगभग बने रहते हैं। कोई एक ऐसा मौसम अब नहीं रहा है कि हम ये बोलें कि अरे भाई, पहले लोग कहते थे कि या सर्दियों में कफ कोल्ड होगा, अब ऐसा नहीं है। अब गर्मियों में भी इंसान बीमार है, बारिश में भी इंसान बीमार है, मानसून में भी, और स्प्रिंग सीजन जो सबसे अच्छा हेल्दी कहा जाता था उसमें भी इंसान बीमार है।
तो इस सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि सबसे ज्यादा लोगों को एंटीबायोटिक्स ही लिख करके दी गई। एंटीबायोटिक्स का सेवन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब जो आप बात कह रहे हैं कि उनके सिस्टम में अगर ये एंटीबायोटिक्स पूरी तरीके से घर कर जाएंगी, तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर जो वायरस है वो म्यूटेट करता है या फिर उसकी प्रकृति बदलती है, तो हो सकता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये उसका असर ना कर पाए। बट अब तक जो इतनी एंटीबायोटिक्स हम ले चुके हैं और अब तक जो तमाम तरीके के वायरल इन्फेक्शंस हैं जो इन एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से ही हिलते डुलते हैं, वरना सिम्टम्स बने रहते हैं महीनों, वो लोग क्या करेंगे डॉक्टर सैनी? नहीं, ये देखिए, ये ना जो वायरल है, एक तो पहला मैं आपको कहूंगा कि मेरा कोई इस प्रोग्राम में बोलने का या लिखने का मकसद ये नहीं था कि लोगों को डराना है या लोगों में दहशत पैदा करना है। लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी है। आपने कहा डॉक्टर्स लिखते हैं, कौन क्वालिफाइड है? पहले तो हमें समझना होगा कि कौन क्वालिफाइड है एंटीबायोटिक लिखने के लिए। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो ही क्वालिफाइड हैं। यदि वो आपको लिखते हैं तो वो मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको डिग्री भी इसी आधार पर दी गई है, उनका एक्सपीरियंस भी इसी आधार पे है। यदि वो लिखते हैं तो यस, उस वक्त आदमी को, उस व्यक्ति को नहीं, जरूरत है। लेकिन यदि एट द कोई सेम और टाइम व्यक्ति डॉक्टर लिखता है, सैनी, वायरल जी, वायरल इन्फेक्शंस में असर भी इन्हीं दवाइयों से देखा जा नहीं, रहा है। ऑगमेंटिन और अजीथ्रोमाइसिन से ही अभी मेरे आसपास के कई लोग हैं, मेरे मित्र अभी ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि कई हफ्तों से उनको खांसी थी, गले में दर्द था, एट दी एंड उनको अजीथ्रोमाइसिन स्टार्ट करनी पड़ी एंड नाउ दे आर फीलिंग अ बिट रिलीव। तो ये नहीं, क्या है? क्या ये साइकोलॉजिकल है? यस 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 यस, आपकी बात पे मैं आता हूँ। बिल्कुल, आपने अपने एक्सपीरियंस या अपने कोलिग्स एक्सपीरियंस को बताया। ये अच्छा है कि इस तरह के वार्तालाप होने चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि जितना जो वायरल फीवर होता है, जितना अमूमन 3 से 5 दिन के अंदर अंदर सेल्फ लिमिटिंग होता है। हमारी अंदर की जो शक्ति है, जिसको हमारे अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसको हम अंदर की शक्ति बोलते हैं, इम्यूनिटी जिसको बोलती है, वो हमारे अंदर बनती रहती है। और वो 3 से 5 दिन के अंदर वायरल, जितने ज्यादातर वायरल होते हैं, उनको खत्म कर देती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जिसका हम बार बार उल्लेख भी करते हैं और डॉक्टर्स को, अपने डॉक्टर्स को भी, क्योंकि कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, कि कुछ वायरल फीवर 10 से 15 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद यस, कई बारी आपको सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है। सुपर एडिड इन्फेक्शन में उनको दी जाती है, उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, लेकिन वो सोच समझ की जाती है और उसको कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। ये एक आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने जब एजिथ्रोमाइसिन की, लेकिन क्या हमने अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितनी चाहिए? ये खाना नहीं है कि मेरे को 2 रोटी की भूख है तो मैं 2 रोटी खा लूंगा, मुझे आज 4 रोटी खानी है तो मैं 4 रोटी खा लूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, आप रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में दर्द होना है, कि आपको उल्टियां आ जाती हैं, आपको डायरिया हो जाता है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक तो बहुत ही जरूरी है कि आपने अपने वेट के हिसाब से कितनी आपको एंटीबायोटिक खानी है, कितनी बार खिलानी है और कितने दिन खिलानी है। ये एक क्वालिफाइड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाला ही आपको बता सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सही आपने कहा, जिसको 15-16 दिन है, डॉक्टर्स उसकी जांच करेगा। यदि उसको मालूम चलता है कि नहीं, अब इसको सुपर एडेड इन्फेक्शन, वायरल के साथ साथ उसको कोई और इन्फेक्शन भी हो गया है जो बैक्टीरियल हो सकता है, इसलिए वो दवाई दी जाती है। या आपकी कई बार हम जांच भी करवाते हैं, उस जांच के द्वारा भी हम पता लगाते हैं कि यस, अब इसको एंटीबायोटिक की जरूरत है। अन्यथा यदि हम पहले दूसरे दिन में ही एंटीबायोटिक का सेवन करते रहेंगे, या बिना सोचे समझे कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितना खाना है, कितने दिन खाना है, यदि ये सब करते रहेंगे, जो मैंने आपसे कहा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और आज 20 साल से हमारे पास नया मॉलिक्यूल नहीं आया, इसलिए हमें जागरूक रहना होगा। और सिर्फ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से हमारा लोगों के मन में दहशत फैलाने का कोई मन नहीं है, सिर्फ उनको नॉलेज से जागरूक कराना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब बात कही है डॉक्टर सैनी। और इसमें ये तो प्रूवन केसेस हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स के सेवन से एक वक्त के बाद आपको लगता है कि वही दवाइयां आपके शरीर पर असर नहीं कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर सैनी, मौजूदा हालात को देखते हुए, खास तौर से कोविड के बाद जो हालात बदले हैं, हमारा शरीर बदला है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसने पूरी तरह से खुद को रीडिफाइन कर दिया है। अब क्या वाकई में ये बहुत आसान है कि हमारी एंटीबायोटीज, जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, वो उसी स्पीड पे, उसी पेस पर, उसी रेट पर शरीर में बन रही हैं, या फिर उतनी ही मजबूत है हमारी जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ है पोस्ट
COVID. So now, do things needs to be redefined and reanalyzed that ways? उसमें आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। शायद काफी लोगों ने उसको रीडिफाइन भी कर रहे हैं, रीएनालाइज भी कर दिया। शायद वो हम बात नहीं पड़ रहा है। यदि हम अपने आसपास देखें, आप देखिए, जब हमने कोविड हुआ, जिन लोगों ने मास्क पहना, जिन लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया, जिन्होंने अपने हाथ की सफाई रखी, उनमें से काफी लोगों को कोविड नहीं हुआ, और जिनको हुआ भी तो उनको माइल्ड हुआ। ये हमने कैसे लर्न किया कि यदि बीमारी से बचना है तो मुझे अपने आपकी सफाई भी रखना होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट था कोविड का, जिससे हमें सीखा, जो हम बार-बार बोलते थे, लेकिन जब हमने ये महामारी हुई, अपने आप से सीखा, तो हमने ये जाना कि बीमारी को बचाना सबसे बड़ी चीज है, सफाई रखना दूसरी बड़ी चीज है। तो मैं कहूंगा कि ये जो बीमारियां हो भी रही हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हमने कहीं से कहीं फिर दोबारा से हम कोविड, पोस्ट कोविड जो इरा होती है ना, जिसमें हमने मास्क पहना है, जहां पहना नहीं जा सकता, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखना, अपने हाथों की बार बार सफाई करना, हाथों जो हम खाना खा रहे हैं वो स्वच्छ तरीके से खाना खाना, यदि ये सब चीजों का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आप एक समझ पाएंगे कि एक तो बीमारी नहीं होगी, और दूसरा, यदि बीमारी हो रही है तो 90% कोविड है। फिर वो ध्यान रखना कि मैं अपने लोगों से, परिवार से थोड़ा दूर रखूं, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी बीमारियां जो बुखार के साथ आती हैं, कम्युनिकेबल होती है, एक से दूसरे को फैलती हैं। तो उस समय हम अपने आप को ध्यान रखें। तीसरा, हमने कोविड में ये भी पहचाना, जिन लोगों ने व्यायाम किया, एक्सरसाइज करते थे, सब कुछ करते थे, ये अपने अपने खाना पीने का ध्यान रखते थे, उनको कोविड कम नहीं हुआ, या हुआ तो उनको उतने ज्यादा उसके लक्षण नहीं आए। तो ये तो हमें अपने जीवन में उस सीख से संभाल कर उसके तरीके से चलते ही रहना होगा। और तीसरा हमें समझना होगा कि कोविड में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, ये सेल्फ लिमिटिंग है, उसके हमें एंटीवायरल दवाई देनी होती है। आपने देखा होगा, जिनको कोविड सीवियर हुआ, हमने उनको एंटीबायोटिक तो दी, क्योंकि सुपर एडेड इन्फेक्शन था जो उनको एडमिट होने पे, लेकिन उनको एंटीवायरल दवाई दी गई। बट वो जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम एंटीवायरल को प्रमोट करें, नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। शुरू के 4-5 दिन आप बिल्कुल जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं लिखेगा आपको, ना आप डॉक्टर को फोर्स करिए कि मुझे लिखवानी है। और प्लस, यदि एंटीबायोटिक लिखी जा रही है तो ध्यान रखें कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्रेन डॉक्टर को ही दिखाएं, क्योंकि उनको ही मालूम है, उन्हीं को पढ़ाया जाता है कितनी दवाई खानी है, किस तरीके से खानी है और कितने दिन खानी है, और जितना डॉक्टर बोले उतने दिन खानी भी जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सैनी, फ्लू जिस तरीके से अपना तरीका बदल रहा है और उसके नए नए सबटाइप्स आ रहे हैं, वो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी पर अपना असर दिखा रहे हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। इट्स नॉट कि वायरल इन्फेक्शन ही नहीं ठीक हो रहा, अब तो जो नॉर्मल फ्लू होता था लोगों का, वो भी नहीं ठीक हो रहा है, वो भी कई कई हफ्ते ले रहा है। इसमें क्या करें? देखिए, और इस हाँ, लेकिन इसमें मैं एक और चीज प्रारंभिक जाऊंगा। लक्षण क्योंकि एक जैसे हैं, फ्लू और वायरल के जो प्रारंभिक लक्षण हैं, वो दोनों के लगभग एक जैसे हैं। देखिए, पहला, एक तो हमारे यहाँ इस मौसम में एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। एलर्जी को भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना प्रदूषण है उस हिसाब से भी हमारे को खांसी होती है। तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो एलर्जी का तो सिर्फ एक ही होता है, आप उस एलर्जन से दूर रहें। हम जितना कम हो सके उस प्रदूषण को कम करें अपनी तरफ से, और जितना सरकार इसमें मदद कर सकती है वो करे कि प्रदूषण को कम करे। क्योंकि इस मौसम में ध्यान रखिए, कम से कम दिल्ली वासियों के लिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस मौसम में 90% जो आपका बहुत दिनों तक चल रहा है, उसमें ये भी हो सकता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन हो। तो एलर्जिक रिएक्शन तो सिम्टोमेटिक ही ठीक होगा, आपको सिम्टोमेटिक दवाई दी जाएगी, और जब वो एलर्जन खत्म हो जाएंगे तो आप ठीक महसूस करेंगे। तो एलर्जी, दूसरा वैक्सीनेशन, मैं कहूंगा कि जिस जिसके वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारे पास है, और खास तौर पे बच्चों को और बड़े लोगों को जिस एज के मुताबिक मिलना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमें उस बीमारी से प्रोटेक्ट करता है जो हमें हो सकती है वायरल के द्वारा। तो एक तो वैक्सीनेशन जरूर है, दूसरा ये भी ध्यान रखिए कहीं ये आपको एलर्जिक कफ तो नहीं है। एलर्जिक कफ काफी दिन तक चलेगी, जब तक कि वो एलर्जेंस आपके घर के अंदर से, या यदि एनवायरनमेंट से आ रहा है, वो जब तक दूर नहीं होगा, तब तक आपको एंटी एलर्जिक दवाइयां लेनी पड़ेंगी। आप कोई भी एंटी एलर्जिक खाते रहेंगे, आप उस समय तक महसूस ठीक करेंगे। तो 90% में, आई कैन से 60% तक दिल्ली में जो बीमारी इस समय होती है,
वो ज्यादातर आप सब लोग लिखते भी हैं कि वहां से फसल जब जलती है उसका प्रदूषण हमारे यहाँ आता है, कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। वो जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें आते रहेंगे, उसका एंटी एलर्जिक दवाई ही उसका कारण रहेगा। बिल्कुल। और अब तो मुझे लगता है कि पूरा साल डॉक्टर साहब, पूरा साल हम अपने आसपास के लोगों में यही लक्षण देखते ही रहते हैं। कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जब ये जो सिम्टम्स जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, इससे लोग आसपास के ग्रसित ना दिखें, ये लगातार दिखता ही रहता है। तो लेकिन ये इसके लिए आपने जरूरी है कि बहुत लोग जागरूक हों, और जो फसलों को जलाते हैं या हम अपने घरों में भी कुछ प्रदूषण का इस्तेमाल प्रदूषण करते हैं, या उनको हम किसी भी चीज को ऐसे ही किसी भी तरीके से जलाना शुरू कर देते हैं, इसको हमें भी ध्यान रखना होगा। और घर में भी आप जागरूक रहिए, कोई ऐसा कोई आपने सेंट या कोई ऐसी चीज केमिकल घर में तो नहीं रखा जिससे आपको एलर्जी होती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो हमारे पास मरीज आते हैं कि जी बाहर तो मैं ठीक रहता हूँ लेकिन घर में आके कई बार मुझे एलर्जी हो जाती है। दैट इज शोन कि आपके घर में, या कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में तो ठीक रहता हूँ, बाहर एलर्जी होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स हैं जहां से आपको ऐसी चीजें शुरू होती हैं, ताकि एलर्जी का सिर्फ एक ही साधन है, उस एलर्जन से आपको दूर रहना है। यदि नहीं रह सकते तो हमें जागरूक है, सरकारों को बताना होगा, हमें अपने जो आसपास की नेबरिंग स्टेट है उनको भी जागरूक करना होगा कि भाई इस तरीके से ना करिए, आपको भी उससे नुकसान होता है और बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। एग्जैक्टली। बट इसका बहुत एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत ही साफ गोई से ये बात डॉक्टर सैनी ने स्पष्ट कर दी है कि जब ये कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, तो दरअसल इसके मायने क्या है, इसके साथ जुड़ी हुई तमाम शर्तें क्या है, परिस्थितियां क्या है। बात ये नहीं है कि एंटीबायोटिक्स नहीं ही लेना है, पर एंटीबायोटिक्स आपको किन परिस्थितियों में लेना है, एंटीबायोटिक्स आपको कब लेना है एग्जैक्टली, कौन लिखेगा, कौन आपको प्रिस्क्राइब करेगा एग्जैक्टली, तब आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी नहीं है। आपको इसे ओवर द काउंटर मेडिसिन की तरह कभी भी लेकर के पॉप अप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खतरनाक हो सकता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, रादर collapse भी कर सकता है। So you have to be very careful with the antibiotics which you are taking, why you are taking, और ब्लाइंडली तो आप उसको नहीं ही ले सकते हैं। कभी भी मन किया, सिम्टम्स लगे और आपने एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर दी। यही बात कही थी डॉक्टर सैनी ने। हालांकि इसे लेकर के काफी तरीके से देखा जा रहा है, लोग डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सैनी ने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने ये बात डराने के लिए नहीं की थी, जागरूक करने के लिए की थी। और बहुत हद तक डॉक्टर सैनी उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो बातचीत रही है इससे बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी आ गई होगी और लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सैनी फॉर कनेक्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू, और आपके चैनल का भी जिन्होंने इस मुद्दे को लिया, थैंक यू।